गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चीन में जनवादी लोकतंत्र की बात करेंगे। जैसे कि चीन के संविधान के विशेषताओं का हमने अध्ययन किया और हमने ये देखा कि वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था अभी भी वहाँ पर कायम है और चीन जिस तरीके से विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है तो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक उन्नत राष्ट्र है। तो चीन में जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को हम देखते हैं तो चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद के अनुसार जनवादी चीन में सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करते हैं। चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता के हाथ में निहित रहती है। चीन में संप्रभुता का वास है वो किसी वंशानुगत शासक के हाथ में ना होकर जनता के हाथ में होता है। तो बच्चों, जब हमने चीन के राष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे चीन में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति जो है वो उसकी शक्तियाँ प्रधानमंत्री की तुलना में ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, क्योंकि वो एक गणतंत्र है और जैसा कि आपको पता है कि गणतंत्रात्मक राज्य वह होता है जिसका प्रधान जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो चीन में जनता अपने राष्ट्रपति को चुनती है। तो जनवादी लोकतंत्र के वहाँ पे क्या तथ्य हैं, क्या तत्व हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो हमें आधार दिखाई देता है चीन में जनवादी लोकतंत्र का, वो है शक्ति जनता में निहित। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि चीन में गणराज्य की सारी शक्ति जनता में निहित होती है और उसका प्रयोग चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस मिलकर करती हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर वहाँ की व्यवस्थापिका है और स्थानीय जन कांग्रेस राज्यों के स्तर पर वहाँ का विधानमंडल है। तो ये इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीय शासन का सिद्धांत व्यवहार में वहाँ पे प्रतिपादित है। दूसरा, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद के अनुसार जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करते हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र। चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता, प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। चीन में संप्रभुता का आधार जो है या उसका जो निवास है वो वंशानुगत शासक यानी कि राजा के पास नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित होता है, जिसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों के सहयोग से करती है। और जो प्रतिनिधि हैं वो जनता की आवश्यकताओं को, जनता की समस्याओं को देखते हैं और उसके अनुसार नीतियों का निर्धारण करते हैं। 4, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन भी वहाँ पे राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस ही करती है, जो सामान्य कानून निर्माण करती है। तो संविधान में संशोधन बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, जटिल भी होते हैं और सरल भी होते हैं। जटिल संशोधन में तो केंद्र के साथ साथ राज्य विधानसभाओं की भी 2/3 बहुमत आवश्यक होता है और सरल संशोधन जो है वो व्यवस्थापिका ही अपने स्तर पर कर देती है। तो चीन में जब हम बात करते हैं तो संविधान संशोधन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। यही सामान्य कानूनों का निर्माण करती है 2/3 बहुमत से, जबकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो चीन के संविधान के अनुच्छेद 64 में उल्लेखित है। व्यवहार में जनवादी कांग्रेस ही अकेले ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो जनवादी कांग्रेस क्या है? एक जनप्रतिनिधि सभा है, वहाँ की संसद है, वहाँ की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस वहाँ की संसद का सदन है। चीन के नवीन संविधान में जब हम देखते हैं या चीन के संविधान में जब हम जनवादी लोकतंत्र की बात करते हैं तो नेक्स्ट है श्रम का महत्व। चीन में श्रम को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसे भारतीय संदर्भ में गांधी ने कहा है कि श्रम योग्य जीवन ही जीने योग्य है, क्योंकि जो व्यक्ति श्रम नहीं करते हैं उनको जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि श्रम से व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति का विकास राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। चीन के जनवादी गणतंत्र में श्रम को पवित्र माना गया है एवं प्रत्येक नागरिक को ये कहा गया है कि श्रम करना चाहिए। श्रम करने से आर्थिक विकास किया जाए ताकि लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठे, उच्च हो सके और साथ ही साथ ये वहाँ के व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व है कि वो रोजगार के अवसर को बढ़ाए ताकि कोई भी व्यक्ति जीविका अर्जन से वंचित नहीं रह सके। मजदूरी भी बढ़ानी चाहिए जाए जिससे व्यक्ति को
वहाँ पे जो काम करने का अधिकार है उसका लाभ व्यक्ति उठा सके, क्योंकि काम करने का अधिकार तो आपने दे दिया, लेकिन यदि रोज़गार के अवसरों का सृजन नहीं हुआ तो बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो चीन में इस चीज़ को ध्यान में रखकर जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको रोज़गार करने के अनुरूप, ताकि वो अपना जीविकार्जन कर सकें, स्वयं स्वावलंबी बन सकें, उसके लिए श्रम को बहुत ही महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। चीनी संविधान में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को मान्यता दी है। वैसे तो सभी संविधान में अधिकार होते हैं, है ना, तो राजनीतिक भी हैं, नागरिक हैं, तो वो चीनी संविधान में भी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता दी है। जैसे काम करने का अधिकार है, विश्राम पाना, अवकाश पाना, वृद्धावस्था, बीमारी या असमर्थता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करना, ये अधिकार हैं। किंतु इन अधिकारों को, जो ये काम करना, विश्राम पाना, इनकी उल्लेखित तो हैं, लेकिन इनको इतना महत्व नहीं दिया गया है ना। तो हम यदि देखें तो संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य वहाँ पे न्यूनाधिक हैं। सैनिक सेवा करना, अपने देश के हित की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति का आदर करना, उसकी सुरक्षा करना, अनुशासन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये वहाँ पे मूल कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की बात चीन के संविधान में की गई है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो बच्चों, जनवादी लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र का पहला आधार यही है कि जनता को उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जनता के पास उसकी स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इसके लिए चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसको दिया गया है व्यक्तियों को। और चीन में संविधान में नागरिकों को ये उल्लेखित है कि भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, सभा और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, हड़ताल का अधिकार है, और धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो भी दी गई है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता है कि हर कोई अपने अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकता है। नेक्स्ट है साम्यवादी दल। जनवादी चीन का साम्यवादी दल शक्तिशाली है, विशाल है। इस समय इसकी संख्या 9 करोड़ है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज भी चीन में साम्यवाद कायम है और साम्यवाद का राजनीतिक व्यवस्था पे पूर्ण रूप से अधिकार है, और प्रथम जो स्थिति है वो साम्यवादी दल को प्राप्त है। तो जो तथ्य मैंने आपको बताए, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि चीन एक जनवादी लोकतंत्र देश है ना। तो इस आधारों पे हम ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर सकते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जनवादी लोकतंत्र के कौन से आधार या कौन सी विशेषताएं आपको वहाँ दिखाई देती हैं, तो आप इसका विवेचन कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों चीन की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिटेन के संविधान, उसकी संसद, उसका अध्ययन करेंगे।